हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। अगर आपके ज़िले में अभी पेपर नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे अपलोड है, आपको प्ले लिस्ट में जाने पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके हिंदी, गणित, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान किसी का भी पेपर बाकी है ना, सारे पेपर यहाँ पे अपलोडेड है, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अपलोडेड है। तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ अर्धवार्षिक, वार्षिक और बहुत ही जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है एग्जाम से रिलेटेड, सारी आपको यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मिलती है, ठीक है ना। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को, ठीक है ना। किस प्रकार आपके इसका सोल्यूशन करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अपने अतीत का सम्मान करते हुए समाज में परिवर्तन लाने की धीमी प्रक्रिया के समर्थक थे, कौन थे? उदारवादी, समाजवादी, रूढ़िवादी, साम्राज्यवादी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑथेंटिक ढंग से बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बना कब था? बना जस्ट अपने कितने 2 महीने पहले, यानी 26 नवंबर 1949 को बन गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर को हम कहते थे टाइल। क्या कहते थे? टाइल, ठीक है ना, याद रखना। अगला है कि वॉल स्ट्रीट, अमेरिका में स्थित शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। कब धराशायी हुआ था? तो ये धराशायी हुआ था अपने 1929 को, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा यानी देशांतर रेखा जो है वो कौन सी है? तो हम क्या बोलेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो 543, ठीक है ना, 543 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से उत्पादन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो देखिए, निम्न में से उत्पादन में देखो, भूमि भी जरूरी है, श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु प्रति 10 सर्वेक्षण कौन करवाता है? तो ये नीति आयोग की एक टास्क फोर्स होती है, वो करवाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने कि टूटी हुई जंजीर से क्या तात्पर्य है, मतलब टूटी हुई जंजीर क्या दिखाती है? तो देखिए, टूटी हुई जंजीर दिखाती है आज़ादी। क्या? आज़ादी का प्रतीक है। दासों को जो रखा जाता था उनको जंजीरों का प्रयोग किया जाता था गुलामों के लिए, ठीक है ना। तो टूटी हुई जंजीर का मतलब अब वो आज़ाद हो गए। काल बैसाखी किसे कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं अपने तेज गति से चलने वाली हवाओं को, स्थानीय भाषा में उधर तो जो तूफान चलते थे उनको काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है ना। क्या? तो तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, और ये ज्यादातर कहाँ आते हैं ये भी ध्यान रखना। तो ये बंगाल के अंदर, ये याद रखना, ठीक है ना। बंगाल के अंदर ये साधारणतः इस प्रकार के तूफान देखने को मिलते हैं जिन्हें काल बैसाखी कहते हैं। फिर है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी? अब्राहम लिंकन थे, तो इन्होंने क्या कहा कि जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, ठीक है ना। तो जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन, ये बात किसने कही? अब्राहम लिंकन ने कही, लोकतंत्र के बारे में। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मित्र और धुरी राष्ट्र दोनों पता होने चाहिए। तो मित्र में हम बोल देंगे ब्रिटेन, कौन सा? ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, ये चार लिख सकते हैं नाम, खूब सारे थे, ठीक है ना, चार आप लिख सकते हैं। और धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र का भी याद रखना, धुरी भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। धुरी राष्ट्र कौन से थे? तो जर्मनी, दो दो राष्ट्र आपको नाम पता होने चाहिए, जर्मनी और अपने जापान और इटली, ठीक है ना। 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है, जर्मनी, जापान, इटली, ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसका नाम बताना आपको, सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ से निकलता रहता है लावा, ठीक है। ये कब फटा था? तो 2005 के अंदर,
ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी में आर्थिक संकट के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए, क्योंकि जर्मनी आर्थिक संकट इसलिए था क्योंकि ये विश्व युद्ध लड़ रहा था, तो इसने बहुत ज़्यादा एक कर्जा ले लिया, ठीक है। पहला संकट की कर्जा ज़्यादा ले रखा था। दूसरा, इसने जब हर्जाना भरा युद्ध के बाद, तो इसे स्वर्ण मुद्राओं में भरना पड़ा। किस में? स्वर्ण मुद्रा में, जिसके कारण कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है ना। 2 याद रखना। फिर है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या है? तो देखिए, अपने हिटलर जो यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, ये घटना है अपने कौन सी? नवंबर की। कौन सी है? नवंबर का समय था। इस समय भारी हिंसा हुई, जिसमें लूटपाट हुई, जिसमें कांच जो था सड़कों पर बिखरा हुआ पड़ा था, ठीक है ना। और मलबे के ढेर लगे हुए थे, मलबे थे जहाँ लोग और ग्लास कांच बिखरे हुए पड़े थे। उसी घटना को बोला गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। और उस दिन क्या हुआ था? यहूदियों का होलोकास्ट किया गया था, ठीक है ना। ये सबसे भयानक रात थी, इसके कारण इसको नाइट ब्रोकन ग्लास बोला गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो देखिए, जलवायु क्या होता है? जलवायु की गणना कैसे करते हैं? लंबे समय तक मौसम के डेटा के आधार पर गणना की जाती है। लंबे समय तक जैसा मौसम रहता है ना, उसको जलवायु कहते हैं। और मौसम कम समय में वातावरण में होने वाले बदलाव को मौसम कहते हैं। थोड़े समय मतलब 10-15 दिन, ये जो बदलाव होता है ना, थोड़े थोड़े समय मौसम आ गया, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, उसे हम कहते हैं मौसम। और जलवायु क्या होती है? मतलब सालों साल से जैसे राजस्थान में गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ की जलवायु कैसी है? तो अर्ध शुष्क है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है इनमें। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, कैसे? तो देखिए, भारत क्या है? एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, और धर्म की दृष्टि से भारत तटस्थ है। तटस्थ का मतलब ये हुआ कि किसी का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। ये बात हुई। और सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है और इसे क्यों आवंटित किया जाता है? देखिए, पार्टी चुनाव चिन्ह एक पार्टी विशेष की पहचान होती है। चुनाव चिन्ह होने से अब क्यों आवंटित करते हैं? ताकि जनता उस पार्टी को पहचान पाए, ठीक है। और पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा सके चुनाव का मतलब इस चुनाव चिन्ह का सहारा लेकर, और बाकी के कार्य किए जा सके। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में संसाधन के रूप में लोग भी क्या एक संसाधन है? किस प्रकार से? कि वर्तमान में उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोग ही संसाधन है। जैसे जहाँ पे जितने शिक्षित और काम करने वाले लोग होंगे, वहाँ उतने ही ज़्यादा संसाधनों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता होगी, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन करने के लिए कुछ मापदंड है। जैसे एक तो निर्धनता रेखा में जीवन निर्वाह में जो आवश्यक सामग्री है, जैसे भोजन, ठीक है ना, भोजन, कपड़ा, मकान, इनको देखा जाता है। और फिर चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की जांच परख की जाती है। भौतिक आधार पे आय देखी जाती है। इन सभी को ध्यान में रखकर फिर निर्धनता रेखा का आंकलन किया जाता है, ठीक है। कि कोई व्यक्ति को कितने समय भोजन मिल पा रहा है, डॉक्टरी सेवा सही मिल पा रही है क्या, उसकी आमदनी क्या है, घर का खर्च सही चल रहा है क्या, उसके हिसाब से अपनी निर्धनता रेखा जांची जाती है। अगला है, गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की 2 सहायक नदी, यमुना, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? यमुना, और हम कह सकते हैं घग्गर, गंडक, ठीक है ना, कोसी। तो ऐसी बहुत सी नदियां, जिनमें से आपको कोई 2 नदियों के नाम लिखना है, ठीक है। महानदी भी लिख सकते हैं। फिर बोला गया है कि समाजवाद की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो समाजवाद में पहला क्या? समानता का भाव होता है, न्याय और सहयोग की उम्मीद लगाई जाती है, ठीक है। और दूसरा, समाजवाद समाज पर बल देता है, ठीक है ना। निजी संपत्ति का स्वामित्व को समाप्ति भी समाजवाद करता है, क्योंकि समाजवाद में सबको समान हक दिया है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो शिक्षा व्यक्तिगत उत्पादकता की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाती है, और एक शिक्षित व्यक्ति जितने भी संसाधन हैं उनका सही ढंग से उपयोग कर पाता है,
ठीक है ना। इस प्रकार मानव निर्माण में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही सब चीज़ों का सही से उपयोग कर पाएगा, ठीक है, और अपना जीवन निर्वाह सही से कर पाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। इनके आंसर आपको पढ़ने हैं, तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर निबंधात्मक है जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाओं को वर्णन पूछ लिया, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। फिर आपके मैप से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैप पे अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए, और भी खूब सारे पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।